हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 लोकसभा में पेश कर दिया, टेबल कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की सालाना रिपोर्ट कार्ड और आने वाले समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। FY27 के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रखा गया है वो 6.8 से 7.2% के बीच रखा गया है। ऊपरी रेंज यानी कि 7.2% तक की जीडीपी के लिहाज से इस आने वाले वित्त वर्ष में आप देख सकते हैं। बहुत कुछ और भी इंटरेस्टिंग है इस इकोनॉमिक सर्वे में। इस पे बातचीत आगे डिटेल में करेंगे हम लोग। काफी सारे गेस्ट जोड़ेंगे। पहले तो मेरे दोनों सहयोगी दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और असीम मनचंदा रेड्डी हैं इकोनॉमिक सर्वे की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। और इकोनॉमिक सर्वे की अहमियत समझिए। पिछले साल सबसे पहले इसी इकोनॉमिक सर्वे में CEA ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, चाइना के साथ हमें री इंगेज करने की जरूरत है, इकोनॉमिक फ्रंट पे री इंगेज करना चाहिए। और उसके बाद से हमने देखा कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते ही चले गए उस तरफ। और वो पहली ग्रीन लाइट सिग्नल आया था इकोनॉमिक सर्वे से। और इस बार जब इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ है तो लास्ट ईयर और करंट स्थिति हम सब जानते हैं काफी चैलेंजिंग होती ही चली जा रही है। जीडीपी का आंकड़ा तो मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिया। जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 6.8 से 7.2, एंकर कर लीजिए 7% के आसपास मोटा मोटी वो जीडीपी के नंबर की एक्सपेक्टेशन है। पर ये एक्सपेक्टेशन बदलती परिस्थितियों के बीच है, जब अभी भी ग्लोबली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स माउंट करी हुई हैं। तमाम हेडविंड्स, तमाम सरदर्द अभी भी सामने हैं। हमें ये जानने की जरूरत है कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या हाल फिलहाल में वो जो भारतीय बाजारों से खूब एग्रेसिव फंड आउटफ्लोज हो रहे हैं उस पहलू को टच करने की कोशिश करी। क्या रुपए में वो जो कमजोरी, मतलब रिकॉर्ड तोड़ कमजोरी, सबसे कमजोर करेंसी बनती चली जा रही है, इस पर क्या बोला। वो जो ट्रेड डील्स हुई हैं उस पर क्या बातचीत हुई, और जो यूएस के साथ टैरिफ और छिड़ा हुआ है या सरदर्द बना हुआ है उस पर क्या बातचीत हुई। इस बीच सोने चांदी की बढ़ती कीमतें, कमोडिटी इन्फ्लेशन, सारी चीजें हैं। क्या क्या मैप हुआ पिछले आधे घंटे में। लक्ष्मण आपके साथ टीवी पे थे भी, तो उस बीच में जितने स्निपेट्स बटोर पाए, इंटरेस्टिंग झलकियां हैं उस इकोनॉमिक सर्वे की, पहले वो टटोल ली जाए। उसके बाद आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। सेंस और सिंप्लिसिटी के फाउंडर और CEO सुनील सुब्रमण्यम साहब होंगे। यूनियन बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कनिका पसरीचा होंगी। और साथ साथ आगे और भी गेस्ट जुड़ते चले जाएंगे। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले लेकिन लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, क्या क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट हमारे जानने वाली पिछले साल की और आगे के आउटलुक के लिए क्या ग्रीन सिग्नल देते हुए CEA साहब? देखिए, सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी थी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा हुआ है, वैसे में आर्थिक सर्वे किस तरह के आर्थिक विकास की रफ्तार का अनुमान देता है। तो यहाँ पे बहुत ही संतुलित तरीके से अनुमान दिया गया और कहा गया है कि अगले कारोबारी साल में 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ जो है 6.8% से लेकर के 7.2% के बीच हो सकता है। और ये 6.8 to 7.2% जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है। तो हो सकता है कि 6.8 के आसपास रह जाए जीडीपी ग्रोथ, तो बहुत आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हालात अगर तेजी से बदले तो हम 7.2% को भी छू जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई अंदेशा नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में कही गई है वो कही गई है कि जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया, उस टैरिफ को लगाने से हमारे घरेलू क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन उसके असर को कम करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म किया गया, जिसका असर साफ तौर से यहाँ पे दिख रहा है। अब ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी सी पटरी पर आती हुई दिख रही है। महंगाई को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि महंगाई दर कैसे रहेगी, इसको लेकर के हमें नजर रखना होगा कि फिस्कल पॉलिसी कैसा होता है और साथ ही साथ ग्लोबल मेटल प्राइसेस कैसी होती है, इस पर काफी नजर रखनी होगी। एक और बात, आर्थिक सर्वे में ट्रेड डील को लेकर काफी कुछ बातें कही गई हैं और सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि अमेरिका से होने वाले ट्रेड डील पे क्या कुछ कहा गया है क्या। तो
उसमें एक लाइन लिखा गया है कि अमेरिका के साथ होने वाला ट्रेड डील हम उम्मीद करते हैं किसी साल हो जाएगा और उसका ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कुल 16 चैप्टर दिए गए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, घरेलू चैलेंजेस को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, रूपी प्राइस को लेकर के, गोल्ड की बात, गोल्ड का विस्तार से यहाँ पे व्याख्या किया गया है। कहा गया कि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका असर की भी यहाँ पे समीक्षा की गई है। और आर्थिक के अलावा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सेक्टर का भी विशेष जिक्र किया गया है। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हैं, उनसे मैं समझता हूं कि उन्होंने क्या कुछ आर्थिक सर्वे से पाया, चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर को काफी करीब से फॉलो करते हैं। असीम, क्या कुछ निकला आपके सेक्टर के लिए? देखिए, एग्रीकल्चर सर्वे के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया कि ग्रोथ पूरी यहाँ पर देखने को मिली। एग्रीकल्चर में कोई भी डाउनफॉल आपको इस पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिला। और उसके साथ साथ जो एलाइड सेक्टर्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर्स हो या दूसरे बी कीपिंग हो, फिशरीज हो, उनको भी काफी ग्रोथ यहाँ में देखने को मिली है। तो कई सारे स्टेप सरकार की तरफ से देखने को मिले। और खासतौर पर ये भी कहा गया कि अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी आधारित एग्रीकल्चर को बढ़ाते हो, तो आगे जाकर के आपको ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिलेगी। और खासतौर पर अगर जो इन्वेस्टमेंट आपको ई-नैम में करनी थी वो या फिर एफपीओस में के अंदर करनी थी, उसका भी फायदा काफी देखने को मिल रहा है। और आगे चल करके इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। कोल्ड चेन के अंदर और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट्स ताकि बढ़ सके। इस तरह की चीजें इस एग्रीकल्चर सर्वे के जो कंक्लूजन निकल कर क्या है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छी बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर विशेष जोर दिया गया है, जो हर बार आर्थिक सर्वे में रहता है, लेकिन इस बार चूंकि घरेलू अर्थव्यवस्था पर मजबूती प्रदान करी तो एग्रीकल्चर सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक और चीज, ऑनलाइन गेमिंग और मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया गया। आर्थिक सर्वे किन्हीं के पास उसको गौर से पढ़िएगा। हम लोग थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, फिर इस पर भी कभी मौका लेगा तो चर्चा करेंगे। आशीष, ऑनलाइन गेमिंग और मेंटल अवस्था पे, इस पे आर्थिक सर्वे ने टच अपॉन करा है, एआई पे टच अपॉन करा है। और एआई सिर्फ इंडिया इम्प्लीमेंटेशन तक का चैलेंज नहीं है, हमारे जॉब मार्केट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। तो लक्ष्मण जब और ड्वेल करेंगे तो उस चैप्टर में क्या क्या डिटेलिंग करी गई है, एआई कितना बड़ा सरदर्द बन सकता है, कितना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब मानते हैं, वो सब पन्ने भी टटोलेंगे। वो सब बातचीत होती रहेगी अब दिन भर। लेकिन सबसे हेडलाइन नंबर जो ग्रैब कर रहा था, अच्छा, हमारा FY26 का फर्स्ट एडवांस जीडीपी एस्टिमेट कहता है 7.4%। FY27 के लिए इकोनॉमिक सर्वे कहती है 6.8 से 7.2% की रेंज। और मेरे ख्याल से रेंज का टॉप एंड ये अजम्पशन के साथ होगा कि इस साल यूएस के साथ वो ट्रेड डील अगर सिमट गई तो, कंक्लूड कर गई तो। कनिका मैम, पहले तो आप लोग के यूनियन बैंक के FY27 एस्टिमेट्स क्या थे? क्या इसी के इर्द गिर्द आप लेके चल रहे थे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जैसे आपने सही कहा, हमारे एस्टिमेट्स भी क्लोज टू 7% थे, तो बिल्कुल मिड पॉइंट। एंड 6.8 से 7.2 जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो वो होगा जब जो ग्रोथ हमें इस साल दिख रही है, जो आपने खुद बोला 7.4%, उतना ही रेपिटेशन अगले साल भी हो जाए, जो 7.2 7.3% हो। तो जो हम इकोनॉमिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, गोल्डी लॉक्स, माना ग्रोथ बहुत अच्छी और महंगाई दर उतनी ही कम। तो वो ही सिनेरियो अगर अगले साल भी रिपीट होता है FY27 में, तो ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा। और जैसे आपने खुद कहा कि ये सिनेरियो डिपेंडेंट है इस बात पे कि यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाए। बट मैं मानती हूँ कि सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं है। ट्रेड डील नहीं भी हुई इस साल, फिर भी हमारे एक्सपोर्टर्स ने, हमारे बिजनेसेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रोथ इस साल सच में बहुत अच्छी रही। हमने एक तरीके से एक रेजिलियंस दिखाई है। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि नॉट जस्ट द डील, सिर्फ यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं, पर उसके साथ साथ ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है, हमें ये नहीं पता है कि यूएस में आगे क्या होने वाला है। ट्रम्प टैरिफ्स किसी और कंट्री पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, यूएस और यूरोप के भी रिलेशनशिप कैसे होने वाले, नॉट जस्ट यूएस और इंडिया। फिर उसका हम फायदा उठा के, जैसे अभी हमने यूरोप के साथ ट्रेड डील किया, क्या हम और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, नए नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ पाएंगे? और ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबली जो एक एनवायरनमेंट है, जो ग्लोबली इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर पा रही है या थोड़ी वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी दिखा रही है, उसको हम स्मूथली नेविगेट कर पाए।
इसीलिए ये रेंज दी गई है 6.8 से 7.2। लास्ट हाँ। बात, 6.8 भी बहुत अच्छा नंबर है। ये हमारे पिछले 2 से 3 दशकों का एनुअल एवरेज है तो एक बात बताओ और कनिका वो मैम, परफॉर्म हाँ, बहुत ये बढ़िया होगा। थैंक यू। आपका जो 7% एस्टिमेट आप लेके बैठे थे यूनियन बैंक में, उसमें ये ट्रेड डील कंक्लूड हो जाएगी, इस पॉसिबिलिटी को ऑलरेडी कैप्चर कर रखा था आपने क्या? एटलीस्ट 70% प्रोबेबिलिटी तो हम भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा, भी ऑप्टिमिस्टिक कुछ अच्छा आपके साथ होगा। मेरे हाँ को जी। पैनलिस्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो पिछली इंटरेक्शन में नॉमिनल जीडीपी को लेके बड़े कंसर्न थे। कनिका मैम, पहले तो 7% मान लिया चलिए एंकर जीडीपी का साथ, तो कई लोग कह रहे हैं नॉमिनल 10-10.5% के आसपास बैठेगी। आपका ये आकलन है? बिल्कुल है, क्योंकि इस साल 8 के पास बैठ रही है, तो अगले साल अगर 10 10.5 के पास भी बैठे तो ये नॉर्मल ट्रेंड होगा, हिस्टोरिकल ट्रेंड के साथ होगा, जो बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। और यही हम मान रहे हैं बजट में भी अनाउंस होगा। सुनील सर, कुछ तो पटरी पे आएगी नॉमिनल, है ना? देखिए आ, कनिका मैम कह रही है कि होगा, मगर मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। हाँ। इस साल का रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 है, करेक्ट? यस। और इसका नॉमिनल है 8, यानी अंतर कितना है? 0.6% का है। तो अगर अगले साल जीडीपी घट रही है फ्रॉम 7.4 टू एवरेज 7 मान लीजिए, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, ये कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि इस साल बजट में लिया गया था 10.1% नॉमिनल जीडीपी की बढ़त, और उस हिसाब से वो कितना हुआ? 8% हुआ। तो अगले साल के लिए ये आरबीआई का रेट कट, जीएसटी कट से एक री इन्फ्लेशन होना जरूरी है। वो होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है। अगर फूड प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी करती है, तो फूड प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं ना, नीचे रह सकते हैं। तो इसीलिए इतनी आसानी से मैं नहीं कहूंगा कि अगले साल 7% का रियल जीडीपी मान के चलते हैं, मगर नॉमिनल जीडीपी 10 पहुंचेगी ये गारंटी नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में री इन्फ्लेट करने में कंज्यूमर डिमांड का बढ़ना जरूरी है, ताकि डिमांड सप्लाई इक्वेशन डिमांड की ओर बढ़े। तो वो री इन्फ्लेशन धीरे धीरे होगा। अभी खाली ऑटोमोबाइल में देखा कि जीएसटी का इम्पैक्ट दिखा है इस साल, आपको बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल एस्टेट, इन सब चीजों में दिखा, तभी आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और बात यह है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर आरबीआई रेट कट नहीं कर पाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग साल है जो आगे आने वाली है, क्योंकि इस साल की जो डिसअपॉइंटिंग नॉमिनल जीडीपी, वो स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा अहम चीज है रादर देन रियल जीडीपी, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स नॉमिनल जीडीपी के साथ बढ़ते हैं। तो इसलिए देखा कि इस साल की अर्निंग्स उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमी और ये 8% की बात क्या मुझे वरीसम है मैं बताऊं, क्योंकि पहले 2 तिमाही में आपने देखा कि 8.7 और 8.6 था शायद नॉमिनल जीडीपी, या ऐसे कहीं थे, राइट? 8%। तो 8% मैंने सेकेंड हाफ में और भी कम होने की लगता है डेटा आएगी, राइट? अगर फुल ईयर का 8 है तो ये नॉमिनल जीडीपी को लेकर मार्केट को जरूर एक संकेत होगी। बाकी सब तो रियल जीडीपी 7 तो अच्छी बात है, मगर कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ के लिए री इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी जरूरी है, और वो होना है। और शायद आरबीआई और भी आपको रेट कट फ्रंट लोड करने की जरूरत होगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि इस डेटा में मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, नॉमिनल जीडीपी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन रियल जीडीपी। हाँ, नहीं सच है। और यूएस के साथ ट्रेड डील हो उसकी प्रोबेबिलिटी, और कनिका मैम सही कह रही हैं, एक सरदर्द और है कि बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही होगी। ये टैरिफ्स के सरदर्द पे लक्ष्मण ने अभी कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का असर दिख रहा है। कनिका मैम, वाकई दिख रहा है क्या? सुनील सर जिन इंडिया इंक के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, रह रहे कि डिसअपॉइंटमेंट हाथ में आ रहा है। सब कह रहे थे जीएसटी का असली इंपैक्ट इस Q3 में देखने को मिलेगा। अगर असली इंपैक्ट ये था तो बड़ा फीका सा इंपैक्ट था। देखिए, सुब्रमण्यम सर ने एक और बात बोली हाँ। कि इम्पैक्ट कभी कभी कुछ सेक्टर्स में अचानक आता है, जो शॉर्ट टर्म में दिखता है, जैसे ऑटो में दिखा, हाँ। थोड़ा एफएमसीजी में भी दिखा। तो अभी कुछ और सेक्टर्स लिंगर में करेगा, में आने टाइम वाले लगता है। तिमाहियों में आप कह रहे हो उसका असली इंपैक्ट आएगा। अभी पूरा इंपैक्ट आया नहीं है जीएसटी का, अभी भी ये मानूं? हम मतलब अब 1 या 2 क्वार्टर और पकड़ सकते हैं, सपोज जून तक अगर हम पकड़ते हैं। मगर एक बात जो मैं ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहूंगी वो ये है, देखिए जीडीपी का नंबर ना पार्टली स्टैटिस्टिकल भी होता है, बट हाँ, नॉमिनल जीडीपी का नंबर बिल्कुल सही बात है, 10% के पास चलता था, पर इस साल 8% आया है।
वो इसलिए भी आया है क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो जो बिजनेस या प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन जो थी, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जिसको हम WPI बोलते हैं, वो 0% थी। और जो रिटेल इन्फ्लेशन जो हम जैसे कंज्यूमर्स फेस करते हैं, वो इस साल 2% ट्रैक कर रही थी। अभी यही नंबर पलट के, तो इसलिए आपका वो जो 0.6 का उन्होंने गैप बोला नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ के बीच में, वो रहा। पर अगले साल हमारा यही रिटेल इन्फ्लेशन जो हम फेस करेंगे वो स्टैटिस्टिकल है, जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर तो आना पड़ेगा ना, एक बेस है। 2% से वो नंबर 4 के पास आने की अनुमान है। इवन दो हम जरूर चाहेंगे, एक इकोनॉमिस्ट हमेशा चाहता है कि महंगाई दर कमी हो, पॉलिसी ईजिंग रहे, पर देखते हैं क्या होता है। और ये जो 0% WPI या बिजनेस इन्फ्लेशन है, ये एटलीस्ट 1 से 2% के बीच में आएगा। तो तो स्टैटिस्टिकली जब नंबर्स ऊपर हो जाते हैं, और एक और है कि फरवरी के एंड में जीडीपी हाँ का इंडेक्स ही चेंज हो रहा है, हाँ, उससे भी तो वो नंबर ऊपर दिखेगा। ओके, तो नंबर इवेंचुअली शायद नॉमिनल के वाकई 10-10.5% की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा अर्थशास्त्री कनिका मैम मानती हैं और बहुत सारे और अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने लॉजिकल रीजंस दे दिए। रुपए की अंडर परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सरदर्द है। रोज सुबह इक्विटीज के साथ साथ रुपए की उतनी ही बातचीत होती है। 92 की थ्रेशोल्ड पे रुपया फिर इस समय भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। इकोनॉमिक सर्वे कहता है रुपी अंडर परफॉर्म्ड इन 2025 डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स। अच्छी आर्थिक मजबूती के बावजूद रुपए में इस तरह का डिक्लाइन, और शायद अपने पीयर्स में सबसे कमजोर करेंसी बन के खड़ा हुआ है। सुनील सर, काला कुछ एक्सपेक्टेड तो नहीं है, और इस बार तो इतना कहते हैं ना एकदम टाइट है मामला कि कुछ खबर पता भी नहीं चल रही, पर रुपए की इस तरह की वन साइडेड फॉल सबको चौंका रही है। और वाकई फंडामेंटल के लिहाज से तो रुपया इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। ये बजट कुछ आउटफ्लोज को रोकने के लिए, ये जो रोज आए दिन पैसा जा रहा है इसको रोकने के लिए कोई कदम उठा सकता है क्या, उठाना चाहिए क्या? देखिए, आपने रुपए के बारे में फंडामेंटल्स और इसका प्राइस का इशू दिखाया। स्टॉक्स में भी वही किया ना, इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है मगर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये दोनों के कॉज एक ही है। एफआई का भयंकर आउटफ्लो एक कारण है। लास्ट ईयर उन्होंने $18 बिलियन निकाला, इस साल देख रहे हैं अभी तक तो 45,000 करोड़ एफआईएस ने निकाला, तो वो एक कारण है। और वो अगर रुकती है तभी रुपी वन। सेकंड चीज क्या है पता आपको, ये गोल्ड और सिल्वर में जो दाम बढ़ रहा है, हमारी जो क्या है, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना, तो हमारी वो इंपोर्टेड प्राइसेस में वो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज दिख रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में लोग इस पास रिटर्न्स को देकर और पैसा उधर ही जमा कर रहे हैं। पिछले महीने देखा आपने 15,000 करोड़ गोल्ड और सिल्वर रिटेल में कुल मिला के फ्रेश इनफ्लोस, वो ट्रेड डिफिसिट को बढ़ा रहे हैं और दबा रहे हैं। और फाइनल चीज है तेल का दाम, जो वेनेजुएला के टाइम आया था तो बताते कि ऑयल अभी आने वाला है, तो 60 के नीचे थी, अब 65 पार कर गई। तो ये सब फैक्टर्स आने वाले साल में भी इफेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट की ओर से बजट में दो चीज है, एफआईएस के बारे में करना है तो कैपिटल गेन्स टैक्स या एसटीटी पे कुछ करना होगा, देखते हैं वो करते हैं। सेकंड है कि वो एफडीआई जो मोर परमानेंट कैपिटल है उसको इन्वाइट करने की कोशिश करनी चाहिए, तहाँ पे पीएलआई जैसे स्कीम अब इंडो यूरोप के लिए हमने पीएलआई में तो कुछ आएगा, पीएलआई 2.0, और वो कड़ी आगे बढ़ रही होगी, है ना? तभी ना, अगर एफडीआई, अब यूरोपियन एफडीआई आ गई, अब समझिए कि यूरोपियन ऑटो मैन्युफैक्चरर यहाँ के कारखाना लगाते हैं, हाँ। तो उससे बूस्ट आएगी ना। तो मेरे ख्याल में बजट में फोकस एफडीआई के ऊपर ज्यादा होगा। एफपीआई के लिए अगर रेवेन्यू पे रूम है तो वो टैक्स में कुछ राहत दिलवा सकती है इन टर्म्स ऑफ एलटीसीजी या एसटीटी, मगर जैसे इकोनॉमिक कुछ हल्का फुल्का भी रीथिंक भी कर दिया ना तो बाजार को मजा आ जाएगा, क्योंकि बाजार कुछ पेंसिलिन करके चल नहीं रहा है। राजेश सर आए थे वैसे क्वेरी सॉल्व करने मेरी, पर राजेश सर पता नहीं भारत की ग्रोथ सस्टेन करने के लिए हमने सही और काफ़ी कदम उठाए नहीं उठाए, क्योंकि वाकई रिस्क जो है ना ग्लोबली बहुत एलिवेटेड है इस समय, सिनेरियो खराब है ही है। आप इनहेरेंट बुल हो, उस टोपी को उतार दो जरा और इस समय की सिचुएशन बताओ, समीकरण बैठ कैसे रहे? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इनहेरेंट बुल आपने सही कहा, और मैं आज भी जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं और जो मैम और सुब्रमण्यम सर जो बता रहे हैं उन सब चीज़ों को सुन रहा था, और सुब्रमण्यम साहब जैसे बहुत कंसर्न्स दिखा रहे हैं, बावजूद उसके मैं बुल ही हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग है कि हमारी जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन 6.8 से 7.2 के बीच में आए हैं,
इन्फ्लेशन कम है, और जैसे मैम ने कहा ना कि हर अर्थशास्त्री ये चाहता है कि महंगाई कम हो। मैं कहता हूँ कि क्या अर्थशास्त्री और क्या नॉन अर्थशास्त्री सब यही चाहते हैं कि महंगाई कम। दिक्कत जो हमारे सामने है वो रुपए को लेकर के है, और रुपए की अगर बात की जाए तो न केवल एफआईआई के आउटफ्लो, बल्कि जैसे सुब्रमण्यम सर ने पॉइंट आउट किया कि गोल्ड सिल्वर के कारण से ये मार पड़ रही है। अगर आप देखो तो भारत एज ए देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, और सिल्वर का सबसे बड़ा मार्केट है। और खास बात यह है कि गोल्ड पूरा इंपोर्ट होता है और 80% के आसपास सिल्वर इंपोर्ट होता है। तो ये दिक्कतें आ रही है, एटीएफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में दिक्कत है। बजट में कुछ भी आता है तो मार्केट कुछ मान के चल रहा नहीं है बजट के अपेक्षा लेकर के। तो कुछ भी पॉजिटिव आता है तो एक अच्छा क्या अपसाइड शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म तो अच्छा है ही। इसे कहेंगे अपन संडे सरप्राइज, उसका इंतजार करिए। कनिका मैम, सुनील सर, राजेश दी, कनिका मैम कहाँ घूम रहे हो आप? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, कहीं घूम रहे हो आप, गाड़ी में हो? खैर ठीक है, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूँ। हमारी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी मीट थी, तो हम भी आज सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। पहली बार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा बजट है कि पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। पर वी रियली तो फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई आप लोगों ने? पर ये बातचीत खिंचती चली जाएगी। कनिका में समय खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।